अब यहाँ पर इसको और अच्छे से समझते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट को। सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिस, जैसे हमने पढ़ा भी, विच स्टेट्स दैट द कोर्ट्स डिसीजंस बिकम्स अ प्रेसिडेंट टू बी फॉलोड इन फ्यूचर केसेस ऑफ सिमिलर नेचर। मतलब जो भी कोर्ट ने या फिर जो भी पर्टिकुलर कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है किसी भी केस में, वो फर्दर क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि सिमिलर केस आए, तो वहां पर आप बाउंडेड हो जाओगे उस पर्टिकुलर केस में वो डिसीजन देने के लिए। ठीक है। The reason why a precedent is recognized is that the verdict of judiciary is assumed to be correct। और ये क्यों करा जाता है, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट क्यों बाउंडेड किया गया है, कि इसीलिए किया गया है क्योंकि जो भी मेरी जुडिशरी है उसने जो भी डिसीजन दिया है वो अज्यूम किया जाता है कि उस जुडिशरी ने जो डिसीजन दिया होगा वो 100% करेक्ट होगा। तो उनका जो भी जजमेंट होता है उसको करेक्ट मान के ये प्रेसिडेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ठीक है। उसके बाद है The use of precedents help the litigant gain confidence in the judicial system। मतलब जो भी मेरा दूसरा पर्सन होगा जो बेसिकली जस्टिस लेने आया होगा कोर्ट्स के पास, उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जुडिशियल सिस्टम के ऊपर कि वहां पर कोई भी बायसनेस नहीं की जाएगी। जो जजमेंट या जो भी डिसीजन पहले पास्ट में सिमिलर केस के साथ हो चुका है वही सेम डिसीजन मुझे भी यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर दो केसेस होते हैं जब मेरी जुडिशियल प्रेसिडेंट अप्लाई होती है। क्या केसेस होते हैं? सो देयर आर टू रूल्स दैट अप्लाई टू द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंस। सबसे पहले जो मैंने बताया भी था, द फर्स्ट रूल सेज दैट अ कोर्ट विच इज लोअर इन अ हायरार्की इज कंप्लीटली बाउंड बाय द डिसीजंस ऑफ कोर्ट विच आर अबव इट। तो ये तो मैंने बताया था जो मैंने हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का एग्जांपल दिया था कि अगर कोई भी ऐसा केस सिमिलर नेचर का हाई कोर्ट ने उसमें डिसीजन दे रखा है, उस पर जजमेंट दे रखा है, तो उस केस में जो लोअर कोर्ट होगा वो बाउंडेड हो जाएगा और उसको भी उस केस में, अगर उसके पास सिमिलर केस आ रहा है तो उस केस में उसको भी सिमिलर डिसीजन देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा The second rule states that the higher court are bounded by their own decision in general in matters of related to precedence। तो जो मेरे हायर कोर्ट होते हैं वहां पर वो भी बाउंडेड होते हैं अपने डिसीजन को लेके। ठीक है। और इस प्रेसिडेंस से जो भी है वहां पर वो भी बाउंडेड हो जाते हैं। तो ये मेरी जुडिशियल प्रेसिडेंट का पूरा था कि कैसे कैसे, वैसे तो हम लोग ये पढ़ चुके थे, लेकिन हाँ इसमें ये जो स्टेयर डेसिस का वर्ड था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, ये चीजें मेरी पेपर में आती हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अब क्योंकि कोर्ट्स की बात हो रही है तो हाई कोर्ट में कैसे कैसे ये सब चीजें हो रही हैं वो देखते हैं। अब क्योंकि इस यूनिट में भी मेरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक था तो मैं इसको यहाँ पर भी समझा दे रही हूँ। बाई चांस आप लोग को मैटर कम लग रहा हो या पेपर में हो सकता है कि इसी यूनिट में इसकी क्वालिफिकेशंस और अपॉइंटमेंट पढ़ ले, तो वो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर पिछले यूनिट से ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि दो यूनिट्स में मेरे बेसिकली कोर्ट्स का जो टॉपिक है वो मेंशन है। सो सबसे पहले हाई कोर्ट। So the decisions of the High Court are binding on all subordinate court. In case of a conflict between two benches of similar authority, the later decision is to be followed. तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, वही चीज बताई गई है जुडिशियल प्रेसिडेंस की कि कोई भी ऐसा डिसीजन जो हाई कोर्ट ने लिया है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बाउंडेड होते हैं उस डिसीजन को फॉलो करने के लिए। ठीक है। द मोर द नंबर ऑफ जजेस ऑन अ बेंच द हायर देयर अथॉरिटी। अब जितने भी मेरे जजेस होंगे, बेसिकली एक पर्टिकुलर कोर्ट में जितने जजेस होंगे उनकी अथॉरिटी उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा ऊपर होगी। द डिसीजन ऑफ वन हाई कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन अदर हाई कोर्ट। अब जैसे हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट एक है लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बहुत सारे हैं। तो जो डिसीजन मेरे हाई कोर्ट ने लिया है वो बाइंड नहीं करता है, मतलब दूसरे हाई कोर्ट बाउंडेड नहीं है उस डिसीजन से। बाउंडेड कौन है? सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट से नीचे लेवल के कोर्ट। ठीक है। The Supreme Court is the highest authority and its decisions are binding on all other courts। तो जो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर अथॉरिटी, मैंने बताया था कि सबसे सुप्रीम कोर्ट या सबसे हायरार्की में सबसे अपर लेवल का कोर्ट कौन सा है, मेरा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। तो जो भी डिसीजंस या जो भी जजमेंट मेरे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो बाकी कोर्ट्स को उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एनी लॉ डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। और जो मेरा आर्टिकल 141 है वो ये बताता भी है कि मेरा कोई भी लॉ जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली डिफाइन किया है या फिर बताया है वो बाकी कोर्ट्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो चीजें हमें पता ही थी। सिमिलरली मेरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। सो आर्टिकल 141 स्टेट, जैसे मैंने बताया, कि ऑल कोर्ट्स आर लीगली बाउंड टू द सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल डिसीजंस विद द एक्सेप्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ।
द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने डिसीजन से बाउंडेड नहीं है, वो वहां पर अलग अलग चीजों में, अलग अलग सिनारियों में अपना डिसीजन चेंज कर सकता है। However, the Supreme Court recognizes that its earlier decisions cannot be deviated from except in case of extenuating circumstances। मतलब कुछ circumstances में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस में कुछ डिसीजन दिया हो और नेक्स्ट जब सिमिलर केस आए तो उसने कोई और डिसीजन दिया हो। तो ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर भी जुडिशियल प्रेसिडेंट ही फॉलो होती है। मतलब पर्टिकुलर अगर केस पहले आ चुका है और इफ नियर फ्यूचर में सेम केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट भी वहां पर सेम ही डिसीजन देती है। इफ अर्लियर डिसीजन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट द सुप्रीम कोर्ट विल डेविएट फ्रॉम इट। तो यहाँ पर बताया गया बेसिकली कि ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन से डेविएट नहीं करती है। मतलब अगर उसने पहले कोई डिसीजन दिया था तो आगे वाले केस में भी, मतलब जो फ्यूचर में केस आया होगा वहां पर भी वो सेम डिसीजन देगी। लेकिन हो सकता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया हो सकता है उसको लगे कि वो इनकरेक्ट है, वो गलत है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन से डेविएट हो सकती है और फ्यूचर वाले बेसिकली केस में वो अपना डिसीजन चेंज कर सकती है। ठीक है, तो वहां पर उस पर कोई फाउंडेशन नहीं लगी हुई है अपने डिसीजन को लेके। अब है टाइप्स ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो हमने देखा कि जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या है। अब देखते हैं इसका टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले है मेरी डेक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स। ठीक है, so as John William Salmon explained, a declaratory precedent is one where there is only application of an already existing rule in a legal manner। तो बेसिकली ओरिजिनल प्रेसिडेंट में क्या होता है कि कोई एक ऐसा रूल जो पहले से बना हुआ है उसको हम लोग डेक्लेरेटरी प्रेसिडेंट कहते हैं। और ये कब लगता है, जब कोई भी रूल जो पहले से बना है वो अप्लाई हो रहा हो। वेयर एज an original precedent is one where a new law is created and is applied in a legal matter। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, डेक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट, जैसे इनके नाम से पता है डेक्लेरेटरी, इसका मतलब क्या है कि ये तब अप्लाई होगा जब वहां पर कोई भी एग्जिस्टिंग रूल, मतलब ऐसा रूल, ऐसा लॉ जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है वो अप्लाई हो रहा हो। ठीक है, और ओरिजिनल प्रेसिडेंट में क्या होता है, ओरिजिनल प्रेसिडेंट में कोई भी ऐसा लॉ जो नया नया बनाया गया है, जो नया नया क्रिएट किया गया है और वहां पर अगर वो अप्लाई हो रहा हो तो उसको हम लोग ओरिजिनल प्रेसिडेंट कहते हैं। और यहाँ पर बताया भी गया है कि ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू लॉ, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जब न्यू लॉ जो क्रिएट और अप्लाई किए गए हैं वहां पर वो चीज आती है, इसीलिए जो ओरिजिनल प्रेसिडेंट है उसकी वजह से मेरे न्यू लॉज बनते हैं। ठीक है, तो ये मेरी पहली कैटेगरी हो गई डेक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स की। नेक्स्ट है मेरा परसुएसिव प्रेसिडेंट्स। तो इसमें क्या है, अ परसुएसिव precedent is a type of precedent where the judge is not required to follow the precedent in a legal manner but will take the precedent heavily into consideration। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है परसुएसिव प्रेसिडेंट में कि अगर कोई भी लीगल मैटर है, कोई भी केस है, तो वहां पर जज को जरूरी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को फॉलो करे, जुडिशियल प्रेसिडेंट को फॉलो करे, लेकिन वो उसको कंसिडरेशन में जरूर लेगा। मतलब कोई भी ऐसा सिमिलर केस अगर किसी कोर्ट के जज के पास आया है और ऐसा सिमिलर केस पहले हो चुका है तो वहां पर वो बाउंडेड नहीं है कि वो उस डिसीजन को ही फॉलो करे, लेकिन हाँ वो पर्टिकुलर केस में जो भी जजमेंट मिला है वो उसको कंसिडरेशन में रखेगा। ठीक है, सो अ परसुएसिव प्रेसिडेंट इज नॉट अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ लॉ बट इज कंसिडर्ड एज अ हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ लॉ। तो इसीलिए इसको हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ लॉ भी कहते हैं। इन इंडिया द डिसीजंस ऑफ वन हाई कोर्ट कैन एक्ट एज अ परसुएसिव प्रेसिडेंट इन अदर हाई कोर्ट। तो जैसे मैंने बताया भी था कि हाँ, तो हम लोगों ने परसुएसिव प्रेसिडेंट्स का कैसे एग्जाम्पल हो गए, यहाँ पर लिखा है कि कोई भी पर्टिकुलर ऐसा डिसीजन जो हाई कोर्ट ने ले रखा है तो दूसरे हाई कोर्ट वहां पर उसको कंसिडर कर सकते हैं, वहां पर वो कंसिडरेशन में उसको ले सकते हैं। वो बाउंडेड नहीं है लेकिन उनको कंसिडर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जजमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है, इन एन एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट द जजेस हैव टू कंपल्सरी फॉलो द जुडिशियल डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट इन अ केस ऑफ लॉ। अब जैसे वहां पर परसुएसिव था, मतलब वहां पर बाउंडेशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो भी मेरे जजेस हैं पर्टिकुलरली वो बाउंडेड हो जाते हैं, उनको कंपलसरी हो जाता है कि वहां पर वो अपना डिसीजन इस प्रेसिडेंट के हिसाब से ही दें। ठीक है,
In other words, if the judge finds the precedent to be a wrong judgment, he is legally bound to give the same judicial decision. और जो जज है बेसिकली अगर उसको लगता है कि जो जजमेंट है वहां पर वो गलत है, लेकिन फिर भी वो बाउंडेड रहता है उस जजमेंट को देने के लिए, ठीक है। For example, every court in India is absolutely bound by decision of court superior to itself because of hierarchy, जो हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट एक दूसरे पर मतलब बाउंडेड हैं, कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो हाई कोर्ट से बाउंडेड है, हाई कोर्ट मेरा सुप्रीम कोर्ट से बाउंडेड है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कंडीशनली अथॉरिटेटिव। अब वो कंप्लीटली अथॉरिटेटिव था, है ना, या एब्सोल्युटली, और ये कंडीशनली। कंडीशनली का मतलब क्या है कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ये अथॉरिटी को बेसिकली फॉलो होगी। सो अ कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट इज वन वेयर जनरली द प्रेसिडेंट इज एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव, बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस लाइक अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इट कैन बी डिसरिगार्डेड। तो इसका मतलब है कि कहीं पर एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव होगी और कहीं पर नहीं भी होगी, तो यहाँ पर एक कंडीशन वाइज हो गया, ठीक है। The court can disregard the decision if it is a wrong decision. One goes against the law and reason. तो एक पर्टिकुलर केस जो है या पर्टिकुलर कोर्ट जो है वो डिसीजन को नहीं भी फॉलो कर सकता है और वो लॉ के खिलाफ भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट खत्म होती हैं। नेक्स्ट है मेरा, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, अब ये जो लॉज है मेरे या फिर जो राइट्स हैं ये हर एक इंडियन सिटीजन को पता होने चाहिए। पेपर में ये नहीं आएंगे, लेकिन फॉर योर जनरल नॉलेज मैंने ये मेंशन कर दिए हैं और आप लोग चाहो तो इनको पढ़ सकते हो, जो आप लोग को नोट्स में मिल जाएंगे। जैसे मैं कुछ बता भी देती हूँ। सबसे पहले है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जो सेक्शन 185 और 202 में मेंशन है, जिसका मतलब है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो और अगर आपके ब्लड में 100 ml ब्लड में अगर सैंपल लिया जाएगा और उसमें 30 मिलीग्राम से ज्यादा अगर उसमें अल्कोहल का कंटेंट मिला, तो उस केस में आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट किसी वारंट के, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट है मेरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 46, जिसमें है कि नो वुमेन कैन नॉट बी अरेस्टेड बिफोर 6 AM एंड आफ्टर 6 PM, तो ये भी एक मेरा लॉ है। नेक्स्ट है इंडियन पेनल कोड 166A, तो अब पुलिस ऑफिसर कांट रिफ्यूज टू लॉज एन FIR इफ ही शी डज सो दे कुड बी जेल। मतलब एक कोई भी पुलिस ऑफिसर एक FIR लिखने में आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता है, अगर ऐसा वो करता है तो उसको जेल हो सकती है 6 महीने से 1 साल तक, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इंडियन सेरेस एक्ट 1887 है कि इवन एनी 5-star होटल कांट प्रोहिबिट यू फ्रॉम ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर एंड यूजिंग इट्स वॉशरूम। तो कोई भी 5-star होटल आपको रोक नहीं सकता है वहां का पानी पीने से और वॉशरूम यूज करने से। नेक्स्ट है मेरा मोटर व्हीकल एक्ट 1988, सो एज पर सेक्शन 129 ऑफ इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट वेयरिंग द हेलमेट इज अ मस्ट फॉर टू। तो ये पता है ये सब नॉर्मल जो होते हैं कि नॉर्मल जो लॉज होते हैं जो हम लोग को पता है, तो वो एक एक्ट की तरह बना दिए गए हैं। और वो ऐसे कौन कौन से एक्ट है जो हमें एज ए सिटीजन पता होने चाहिए, हमें एज ए इंडियन पता होने चाहिए, वो चीज मैंने बेसिकली यहाँ पर मेंशन कर दी है। नेक्स्ट है मेरा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, फिर पुलिस एक्ट है, फिर है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की जो भी एम्प्लॉयज मेरी प्रेग्नेंट है बेसिकली तो उनको कैसे मैटरनिटी रिलीफ मिलेगी। नेक्स्ट है मेरा इनकम टैक्स से रिलेटेड जो कि एक्ट है वो। फिर है हिंदू मैरिज एक्ट जो हम लोग को सबको पता ही है। नेक्स्ट है मेरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कि कोई भी वुमेन है उसको मेल नहीं अरेस्ट कर सकते, मेल कांस्टेबल नहीं अरेस्ट कर सकते। नेक्स्ट है मेरा एज पर द सिटीजन चार्टर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वेबसाइट के थ्रू भी एक एक्ट यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद है मेरा ऑटोमोटिव अमेंडमेंट बिल, बेसिकली एक फॉर्म में है कि इफ यू आर फाइंड फॉर अ क्राइम लाइक राइडिंग विदाउट अ हेलमेट और एनी अदर रीजन देन यू विल नॉट बी फाइंड फॉर द सेम रीजन इन द सेम डे। मतलब एक पर्टिकुलर डे में अगर आपको हेलमेट से रिलेटेड बेसिकली आपने क्राइम कर दिया है तो सिमिलर डे पे आपको वहां पर आपको नहीं फाइन किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट, फिर लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 294 ऑफ इंडियन पेनल कोड। तो ये सारे एक्ट्स हैं मेरे जो एज ए इंडियन मुझे पता होने चाहिए। नेक्स्ट है मेरा हिंदू अडॉप्शन, जो अडॉप्शन रिलेटेड एक एक्ट है वो। नेक्स्ट है दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट की इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली देन योर लैंडलॉर्ड डज नॉट हैव द राइट टू फोर्सफुली वैकेट योर हाउस विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस टू यू। मतलब अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो जो आपका लैंडलॉर्ड है वो आपका जो हाउस है उसको खाली नहीं करवा सकता है आपकी प्रायर परमिशन के, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये पार्ट खत्म होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।